नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। कुछ देर पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बात कही है। राजनाथ सिंह ने कहा कि फ्यूचर वॉर में अंतर मैन पावर से नहीं बल्कि अंतर मिसाइल और ड्रोन पावर से तय होगा। आज के युद्ध में स्पीड और सटीकता सबसे जरूरी है। पिछले 22 दिन में भारत ने 3 अलग अलग तरह की मिसाइल टेस्ट की हैं। इसके अलावा वायु अस्त्र, कामिकेजी ड्रोन का परीक्षण पोखरण और उत्तराखंड में भी किया गया है। मई में ही सूर्य अस्त्र रॉकेट की भी टेस्टिंग हुई थी। तो भारत ने अचानक से अपनी वॉर पावर को टॉप गियर में क्यों डाल दिया है? पाकिस्तान बार बार पानी पर युद्ध की धमकी दे रहा है। अब मुनीर से पाकिस्तान पूछ रहा है कि पानी कब आएगा, गर्मी तो आ गई है, युद्ध कब करोगे, माफी कब मांगेंगे? और इसका मुनीर के पास कोई जवाब है ही नहीं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होगा? आपको याद होगा पिछले साल जब इंडिया ने बातें की थी तो पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान भी दिए गए थे हमारे वज़रा की तरफ से कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकता है तो हम जाके इंडिया के जो डैम्स हैं उन्हें न्यूक कर देंगे, उन्हें उड़ा देंगे, उन्हें बॉम्ब कर देंगे। तो क्या यही हाल रह गया या ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक नई वजह बनने जा रही है वॉर की? क्या इस बार पानी के लिए लड़ाई होगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के केस के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब इंडिया उसे तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान का वहाँ केस रुका हुआ है और आगे अब कुछ दिन पानी की शॉर्टेज के होंगे और उसके बाद जब बारिशों का स्पेल आएगा तो फिर पिछली तबाही हो सकती है। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का लाहा अमल क्या है? पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा लीवर है, कौन सा ऑप्शन है कि वो भारत को मजबूर कर सके कि वो इंडस वाटर ट्रीटी पर अमल करे? मुनीर से पाकिस्तान में सवाल पूछे जा रहे हैं। मिलिट्री स्पोक्सपर्सन डीजी आईएसपीआर या डीजे बाबू जो हैं, उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस के अंदर जो है वो डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रीटी, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। पाकिस्तान एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यहाँ पे पानी का बहुत ज़बरदस्त किल्लत है और इतना ज़बरदस्त किल्लत है कि बच्चा घूट पानी के लिए तड़प रहा है। यानी जो बंदे कोई मजदूरी पे चला जाता है या बाहर चला जाता है, शाम को आता है तो उसके घर में पानी नहीं होता है, तो वो गरीब फिर पानी के लिए एक दूसरे से बर्तन लेके मांग रहा है। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चीन गए हैं और पाकिस्तान का पानी खत्म हो रहा है। इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, रावलपिंडी हो, पाकिस्तान के शहर शहर में पानी का कोहराम शुरू हो चुका है। इस सूरत हाल में पाकिस्तानी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जवाब कोई नहीं दे रहा है। सबके मुंह पर ताला लग गया है। ट्रीटी पर अमल करे। भारत ने पाकिस्तान को सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, अगर पाकिस्तान आतंकवाद नहीं रोकेगा तो पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। उस वक्त पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े डायलॉग मारे थे, पानी के बदले जंग की धमकी दी थी। अब पाकिस्तानी पूछ रहे हैं कब करोगे जंग, कब भारत से पानी लाओगे? क्लियरली कह रही है कि अगर हमारा पानी रोका जाता है तो ये ऑलमोस्ट हमारे लिए एक्ट ऑफ वॉर है। और ये अगर आप समझे कुछ 4-5 दिन की गेम नहीं है वाटर क्राइसिस, ये 10-15 साल की स्ट्रेटेजिक वाटर गेम है जो इंडिया हमारे साथ प्ले करना चाह रहा है। यानी कि आप जंग के मैदान में हमें हरा नहीं पाए तो आप आगे हमारा पानी रोकने के लिए पानी रोकेंगे, आप नया जंग का फ्रंट खोल देंगे कि पानी के ऊपर जंग होगी। अब ये इतनी सक्सेसफुल ट्रीटी थी कि जंगों के दरमियान भी नहीं रुकी। लेकिन अब इंडिया की जो मौजूदा आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व मोटिवेटेड एक गवर्नमेंट है मोदी की, जिसका मेन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अगर मोदी की गवर्नमेंट ना हो और गांधी की पार्टी हुकूमत आए, कांग्रेस की हुकूमत इंडिया में आ जाए तो मामला किस तरह है? सर इंडिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, खास करके मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, वो आती ही पाकिस्तान को गालियां देंगे, वो आती ही पाकिस्तान को तबाह करने को, पाकिस्तान को ये कर देंगे। वो तो वो उनकी जो एक डेल्यूजनल थॉट है ना कि वो अपने आप को वर्ल्ड सुपर पावर समझते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में जबरदस्त ऑयल क्राइसिस है, पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस है। पाकिस्तान को ना तो तेल मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। कुछ मिल रहा है तो वो है मुनीर के वॉर डायलॉग। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक को पता है भारत से लड़ने की मुनीर की औकात नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है अगला कि अगर हम बात करते हैं कि ये वॉर के ज़रिए से इशू को रिजॉल्व किया जा सके तो ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। ये हमेशा जब भी होगा जिस टाइम पे भी होगा ये टेबल टॉक से होगा। ठीक है। तो टेबल टॉक इज़ कह लें कि एक वाहद उसमें हमारा पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर बैठ के जिस पे हम दोनों कंट्रीज़ और बाकी जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो उसमें हेल्प आउट करे तो फिर जाके ये सोल्यूशन हो सकता है। वॉर से ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। हमने कोई वॉर करनी होती तो इतने साल से अभी तक 3 से 4 या 5 वॉर सिर्फ इस पॉइंट के ऊपर कर चुके होते हैं। हम जब अटैक की बात करते हैं कि हम उनके ऊपर अटैक कर देंगे, आपको लगता है कि हमारी इकोनॉमी जो है जिस लेवल पे खड़ी है, अब क्राइसिस चल रहे हैं वॉर की वजह से, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं या सिर्फ बढ़ के मारी जा रही है? इस पोजीशन में नहीं है कि अब वॉर को अफोर्ड कर सकें। ये फिर वही हम लोगों के ऊपर ही सारा बिल टूटेगा, इसको अवाम ने ही फिर दोबारा उसको करना है। अभी पाकिस्तान में सूखा है, 1 महीने बाद पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा है। दरअसल पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में 10 साल में 10 बार बाढ़ आई है और 4 बार सूखा पड़ा है। पानी 15 दिन हो गए हैं, पानी बिल्कुल ही हम लोगों ने देखा ही नहीं है इस लाइन में पानी हो। पानी वहाँ बहुत बुरा हाल हो गया। ये अभी भी आप देखेंगे पीछे ये टैंकियाँ आ रही हैं, वहाँ पे भी टैंकियाँ आ रही हैं। पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है हमारे को, पानी के लिए इतने महरूम हो चुके हैं हम। तो हम जो है ना पानी जो है वो खरीद के पीना पड़ रहा है। चलो भाई गवर्नमेंट का आ रहा होता तो फिर भी गुजारा होता था, अब तो बिल्कुल ही पानी नहीं आ रहा। खरीद के पी रहे वो भी मिल ही नहीं रहा। खारा पानी भर रहा है बेटा। पाकिस्तान ने एटम बम तो जरूर बना लिए, लेकिन अब पाकिस्तान के पास डैम बनाने के पैसे नहीं बचे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फर्क लीडर का है। पिछले हफ्ते नरेंद्र मोदी नीदरलैंड गए थे, वहीं पर उन्होंने दुनिया की सबसे हाईटेक डैम का दौरा किया था। नीदरलैंड का वाटर मैनेजमेंट वर्ल्ड में सबसे अच्छा है। मोदी नई वाटर टेक्नोलॉजी भारत लेकर आए हैं। भारत का डैम स्टोरेज कवर 200 दिन का है, जबकि पाकिस्तान का स्टोरेज कवर सिर्फ 30 दिन का है। अगर पाकिस्तान की वाटर सप्लाई रोक दी गई तो 30 दिन के बाद पाकिस्तान में पानी के लिए गृहयुद्ध छिड़ जाएगा। भारत अपनी स्टोरेज कैपेसिटी और बढ़ाने वाला है, इसीलिए मोदी विदेश दौरे पर गए थे। जब पाकिस्तानी ये तस्वीर देखते हैं और फिर मुनीर को अमेरिका के लिए डाकिया बने देखते हैं, तो पाकिस्तान में पैदा होने पर किस्मत को कोसते हैं। पहली बात तो ये है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया बने, आप इनके इकोनॉमिकल सिचुएशन देख लें, फाइनेंशियल सिचुएशन देख लें, इंडिया कहाँ ग्रो कर चुका है और पाकिस्तान कहाँ पे है। ये बहुत बड़ी डिबेट है और इस पे बहुत ज़्यादा बड़ी बातें हो सकती है, क्योंकि हम वहीं के वहीं खड़े हैं और वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं। वहाँ पे बड़ी से बड़ी कंपनीज आती हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो अपने डैम्स बनाते हैं। 500 डैम्स उन्होंने बना लिए हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारे 5000 डैम्स बना लिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं बन रहा और हम वहीं के वहीं पे हैं। बिजली के बिल हमारे इतने ज़्यादा आ रहे हैं, सोलर पे हमारे टैक्सेस लग चुके हैं, मतलब कि समझ नहीं आ रहा सिचुएशन कहाँ जा रही है। जब बात पानी की आती है, पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पर निर्भर नजर आता है। पाकिस्तान की वाटर सप्लाई 77% भारत से आती है। जब से भारत ने पानी पर रोक लगाई है, पाकिस्तान का वाटर बजट बिगड़ गया है। पाकिस्तान के लगभग हर एक शहर में एक ही आवाज सुनाई दी है, भारत से माफी मांग लो। जैसे हमारे इंडस वाटर अथॉरिटी का सस्पेंशन हमें नजर आ रहा है, अभी तक रिस्टोर भी नहीं हुई, तो क्या ख्याल है आपका कि जो वाटर वॉर है इससे निपटने के लिए पाकिस्तान क्या करने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो हमारे पॉलिटिकल मतलब जितनी हमारी राइवलरी है वो एक साइड पे, लेकिन ये जो पानी का मसला है ये तो बेसिक ह्यूमन नीड है, और इंडिया अगर ऐसे कर रहा है तो ये तो एक तरफ तो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसके। ह्यूमन राइट वायलेशन कैसे है जब वो बार बार एक ही बात करते हैं कि इनके पास डैम्स नहीं है, ये कहाँ पर पानी स्टोर करते हैं, हमें भी दिखाएं। वो तो ठीक है, वो तो मतलब हमारे इंटरनल भी इश्यूज है। अब बात पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, पाकिस्तान पानी के लिए क्या कर सकता है। पाकिस्तान के पास 3 ऑप्शन है। पहला युद्ध, दूसरा माफी, तीसरा समझौता। पाकिस्तान ने तीसरा ऑप्शन चुना है, इसलिए पाकिस्तान ने अमेरिका की चमचागिरी करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
यूएस के साथ हमारा जो मैं देखा ना उसमें तो वी एक्चुअली हमने अपना सारे का सारा शनाख्त चेंज कर दी, ठीक है, यूएस का पार्ट बनने के लिए। माजी में हम लैकी माजी में हम चमचे थे, लैकी तो क्यों अंग्रेजी लफ्ज इस्तेमाल करते, चमचे थे और सिर्फ इसलिए थे कि दोनों डिक्टेटर जो थे उनको आशीर्वाद चाहिए थी, छप्पर छां चाहिए थी वाशिंगटन की। आसिम मुनीर को लगा था ट्रंप की गुलामी करेंगे, अमेरिका को खुश करेंगे, ईरान पर दबाव डालेंगे तो बदले में अमेरिका पानी दे देगा, अमेरिका भारत पर समझौते का प्रेशर डालेगा और काम बन जाएगा। लेकिन मुनीर का प्लान कामयाब नहीं हुआ। न जंग रुकी और भारत ने क्लियर कर दिया रूस से तेल भी लेंगे और पाकिस्तान को पानी भी नहीं देंगे। अब आसिम मुनीर पर ऑप्शन 2 आजमाने का दबाव आ गया है। ऑप्शन 2 यानी माफी मांगने का। जिस वक्त पाकिस्तान की फौज इंडिया को धमकी दे रही है कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, मार्के हक के ड्रामे ये लोग कर रहे हैं, डीजे बाबू वगैरह नाच रहे हैं, उस वक्त जाहिर बात है पाकिस्तान अपने किसान को का पानी, महंगाई, लो क्रॉप रिटर्न और मार्केट कोलैप्स के दरमियान इस वक्त फंसी हुई है। और इनसे आप बढ़ के मरवा लें जितनी आपने मरवानी है, लेकिन इन्होंने प्लान ढूंढा हुआ है। मैंने आपको बताया था इनके जो उस्ताद जी हैं आसिम मुनीर के, जनरल भट्ट कहते हैं कि अमेरिका के साथ, इंडिया के साथ जाके गेम सेट कर लो, 28वीं तरमीम करो, उसके बाद इंडिया को भी पता चल जाएगा कि भाई अब तो टोटल कब्जा आसिम मुनीर का ही है, तो मुनीर मिस्त्री से ही बात करनी है, तो उसके बाद इंडिया के साथ जाके हाथ में लाओ, उनके साथ भी केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। जाके जरा जो है वो उनको मक्खन बगन लगाओ, जाके मोदी सरकार हो या जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा, हमने वोट लेने हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमें कोई परवाह हो। मुनीर माफी नहीं मांगेगा तो पाकिस्तान प्यासा मरेगा। मुनीर का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुनीर के खिलाफ बगावत की चिंगारी बहुत तेजी से धधक रही है और उस पर से अमेरिका ने भी मुनीर से किनारा करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत दौरे पर आए हैं, 4 दिन भारत में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से रूबियो ने मुलाकात भी की। ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और भारत में कोई बड़ी डील पर बड़ी बात होगी। क्या बात होगी, ये बात पाकिस्तान को चैन से जीने नहीं दे रही है। मार्को रूबियो इंडिया जा रहे हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह नजर आती है आपको कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे? हम तो उनकी इतनी मदद कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, वापसी पे रुकेंगे या स्पेशल किसी दौरे पे आएंगे, या क्योंकि पिछले 4 साल भी कोई फॉरेन सेक्रेटरी तो नहीं आया। आसिम मुनीर ने बहुत कोशिश की अमेरिका भारत से एकदम दूर हो जाए, लेकिन आखिर में पाकिस्तान को गुलाम और साझेदार में फर्क समझ में आ गया। 6 साल से पाकिस्तान में अमेरिका का कोई विदेश मंत्री नहीं आया। 20 साल से अमेरिका का कोई राष्ट्रपति पाकिस्तान नहीं गया। अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान गए थे, लेकिन वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार से मिलने नहीं गए थे, बल्कि ईरान के साथ मीटिंग करने गए थे। रूबियो के भारत आने से पहले एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी पाकिस्तानी सेना को चौंका दिया। मुनीर को उम्मीद नहीं थी अमेरिका ऐसा करेगा। अमेरिका ने भारत को AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर और M777A2 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर के मरम्मत के लिए $428.2 मिलियन के पैकेज को मंजूरी दे दी है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आया हुआ थे थोड़े दिन, जस्ट फ्यू वीक्स अगो, तो उन्होंने क्या कहा, राजनाथ सिंह साहब ने, उन्होंने कहा यार आप सब कुछ करें लेकिन आप प्लीज पाकिस्तान को आपने कुछ नहीं देना, कोई डिफेंस इक्विपमेंट नहीं देना। नो, इंडिया ये क्लॉज डलवाता है। आपको याद होगा कि व्हेन वी वांटेड टू गेट द मिलिट्री, आई थिंक वी वांटेड टू गेट सम हेलीकॉप्टर्स, तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की तुर्की को, तुर्की ने कहा ठीक है हम देने को तैयार हैं। तुर्की ने जब अमेरिका से पूछा, अमेरिकन सेड नो, आप पाकिस्तान को ये नहीं दे सकते। उसकी वजह क्या है कि उस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो थे वो इस लेवल के नहीं थे, कुछ चीजें इस तरह होती। अमेरिकी मंत्री भारत आ रहे हैं। अमेरिका भारत को आर्म सप्लाई भी दे रहा है।
मुनीर का ऑप्शन 1 वाला डर बढ़ता जा रहा है। आसिम मुनीर ने जोश में आकर पिछले साल ही वाटर ट्रीटी को एक्ट ऑफ वॉर ऐलान कर दिया था। अब एक्ट करने का वक्त आ गया है, लेकिन इससे पहले मुनीर कोई ऑर्डर दे पाता। भारत में कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर मुनीर का गला और सूख गया। वॉर के माहौल के बीच भारत ने अग्नि-1 मिसाइल को टेस्ट किया। इसकी टेस्टिंग जिस वक्त हुई है और अग्नि-1 की जो खासियत है वो पाकिस्तान के लिए डेंजर अलार्म है। आपको अग्नि-1 सुनने में लग रहा होगा ये तो काफी पुरानी मिसाइल है, लेकिन इस टेस्टिंग के पीछे की वजह आपको चौंका देगी। इंडियन आर्मी ने इस मिसाइल का इस्तेमाल 2004 में शुरू किया। स्ट्रेटेजिक फोर्स ने अग्नि-1 का 2007 में उपयोग शुरू किया, यानी ब्रह्मोस और अग्नि-1 में सिर्फ 2 साल का अंतर है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाकिस्तान पर ब्रह्मोस से हमला किया था। ब्रह्मोस की स्पीड और एक्यूरेसी ने पाकिस्तान की हर किलेबंदी को तोड़ दिया था, पाकिस्तानी एयरबेस को फोड़ दिया था। क्या इस बार अग्नि-1 को वो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो ब्रह्मोस से भी खतरनाक है? ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड 3700 किलोमीटर प्रति घंटे है, जबकि अग्नि-1 की स्पीड 9000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी अग्नि ब्रह्मोस से लगभग 3 गुना तेज है। जब पाकिस्तान ब्रह्मोस को ट्रेस नहीं कर पाया था, पाकिस्तान का कोई रडार ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाया था, तो फिर अग्नि का सवाल तो पाकिस्तान के सिलेबस से बाहर का है। और अग्नि-1 की और ताकत भी जान लीजिए। अग्नि-1 की रेंज 1200 किलोमीटर है। ये 1000 किलो का वॉरहेड ले जा सकती है। अग्नि को लॉन्चिंग ट्रक से कहीं से भी दाग सकते हैं। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पिछले 15-20 दिन में भारत ने जिन हथियारों की टेस्टिंग की, जिन टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया, वो पाकिस्तान की वॉर तकनीक से कई साल आगे है, क्योंकि अब जो युद्ध होगा उसमें मैन पावर से ज्यादा मिसाइल, ड्रोन पावर काम करेगी। विश्व के युद्धों में सबसे बड़ा अंतर इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि आपके पास सैनिकों की संख्या कितनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका देश म्यूनिशन और ऑटोमेशन की दृष्टि से कितना एडवांस है और कितना कैपेबल है। इसकी झलक हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में देख रहे हैं और वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष में भी यह हम देख रहे हैं। भारत ने भी अपनी इसी शक्ति का परिचय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी दिया है मेरे बहनों भाइयों। और साथियों, आज के युद्धों में स्पीड और प्रिसीजन, सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ड्रोन, ऑटोमेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सिस्टम्स हैं, दुश्मन पर ज्यादा सटीक हमला कर सकते हैं और अपने सैनिकों की जिंदगी भी बचा सकते हैं। 3, 2, 1, now. दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास इस मिसाइल की तकनीक है। ये है LRASHM, यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। ये एक मिसाइल दुश्मन के पूरे जहाज को डुबोने के लिए काफी है। अगर ये एंटी शिप मिसाइल ईरान के पास होती तो अमेरिका कभी भी अपने एयरक्राफ्ट ईरान के पास नहीं भेजता। इस महीने भारत केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। LRASHM मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग की, जिसकी रिपोर्ट बताती है कि यह मिसाइल अब युद्ध के लिए तैयार है। LRASHM मिसाइल की स्पीड करीब 12,500 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है और मोबाइल लॉन्चर से फायर कर सकते हैं। पाकिस्तान एक बात अच्छे से समझता है, 2014 के बाद से हिंदुस्तान की युद्ध नीति और सोच दोनों बदल गई है। पाकिस्तान आतंकी हमला करेगा तो उसके घर के अंदर धमाका होगा। पाकिस्तान अंदर और बाहर दोनों जगह फंसेगा। यह हिंदुस्तान की नई मोदी डॉक्ट्रिन है। 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूल चूर परिवर्तन किया है।
पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है। मोदी डॉक्ट्रिन के तहत जो तैयारी हो रही है वो पाकिस्तान को बताने के लिए काफी है। युद्ध होगा तो पाकिस्तान के साथ क्या होगा। ये भारत का सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस ड्रोन है जिसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो अब तक युद्ध में कभी नहीं देखा गया। डीआरडीओ ने ऐसी मिसाइल तैयार की है जिसको छोटे से ड्रोन से लॉन्च कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त राफेल से गाइडेड मिसाइल लॉन्च की गई थी। सुखोई ने पाकिस्तान पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया था। सोचिए, अब ऐसी मिसाइल को लेकर एक छोटा सा ड्रोन दुश्मन के इलाके में जाएगा, बिना किसी राडार की पकड़ में आए गाइडेड मिसाइल दाग देगा। उसको रोक पाना फिर किसी भी डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होगी। नाम है ULPGM यानी अल्ट्रा लाइट प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल, जो टैंक, बंकर और आर्म्ड व्हीकल को नष्ट कर सकती है। हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों पर एक लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च किया जाता है। तपती धूप, गर्मी वाले रेतीले इलाके से इसी लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च किया जाता है। दोनों जगह पर टेस्टिंग में 100 में से 100 नंबर मिले। यह हिंदुस्तान का नया वायुअस्त्र है जो 100 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है, दिन हो या फिर रात हो, कश्मीर की हजारों फीट की ऊंचाई हो या फिर राजस्थान का रेतीला इम्तिहान। वायुअस्त्र से दुश्मन कहीं भी नहीं बच सकता। वायुअस्त्र 90 मिनट तक 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। 100 किलोमीटर की रेंज पर कहीं भी जाकर हमला कर सकता है। दुनिया के सबसे लेटेस्ट और खतरनाक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। लॉइटरिंग म्यूनिशन को कामिकाजे ड्रोन और या फिर सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद में एक उड़ता हुआ बम है जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटे है। इंडिया ने खुद हाईटेक कामिकाजे ड्रोन बना लिया है। इस्तेमाल कहां होगा बताने की जरूरत नहीं है। मई के महीने में ही भारत में एक और टेस्ट हुआ, सूर्य अस्त्र रॉकेट का। यह रॉकेट सूर्य की धमक के जैसे ही दुश्मन पर सूर्यास्त्र हमला करता है। यह हिंदुस्तान का नया। ट्रंप ने बेटी की शादी छोड़ दी, न्यू जर्सी का प्रोग्राम छोड़ दिया। ट्रंप फौरन व्हाइट हाउस लौटा है, सीधे वॉर रूम पहुंचे, आर्मी और खुफिया ऑफिसर से बात की, अमेरिकी सेना के तमाम ऑफिसर्स की छुट्टी रद्द कर दी, अलर्ट मोड में रहने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। तेहरान में मुनीर ने अमेरिका का नया मसौदा ईरान के सामने इस बीच पेश कर दिया। अगर ईरान ने इसे नहीं माना तो ट्रंप इस बार आखिरी फुल एंड फाइनल स्ट्राइक करेंगे। उनके टारगेट पर सुप्रीम लीडर मुर्तज़ा खामनेई है। ईरान भी पलटवार की धमकी दे रहा है। तो क्या खाड़ी में बहुत बड़ा युद्ध फिर छिड़ने वाला है? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट से समझिए। बेटे की शादी छोड़कर ट्रंप व्हाइट हाउस क्यों लौटे? ट्रंप ने बहाबास में जूनियर ट्रंप की शादी क्यों छोड़ी? किस इमरजेंसी में ट्रंप ने वीकेंड प्रोग्राम रद्द किया? व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में क्या चल रहा है? ट्रंप पैनिक में क्यों है? इस वीकेंड ट्रंप के 2 बड़े इवेंट फिक्स थे। एक बहामास में बेटे जूनियर ट्रंप की शादी में शामिल होना, दूसरा न्यू जर्सी में
मेमोरियल डे में हिस्सा लेना। ट्रंप व्हाइट हाउस से रवाना हो चुके थे, न्यू जर्सी के लिए फ्लाइट में उड़ान भरने वाले थे, तभी अचानक उनका काफिला व्हाइट हाउस की तरफ लौटने लगा। ट्रंप कार से उतरने के बाद तेजी से व्हाइट हाउस के गेट की तरफ बढ़े। इस दौरान उन्होंने सिर्फ एक बार वहां मौजूद स्टाफ की तरफ हाथ हिलाया, वरना वो वहां मौजूद लोगों से बातें करते हुए गेट के अंदर दाखिल होते हैं। ट्रंप के अंदर घुसते ही व्हाइट हाउस का गेट फौरन बंद हो गया। ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है। क्या ये इमरजेंसी ईरान को लेकर है? क्या ईरान परमाणु टेस्ट करने वाला है? क्या ईरान अमेरिकी बेसों पर हमला करने वाला है? कुछ तो बड़ा हुआ है, कुछ तो ऐसा जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। वरना ट्रंप बेटे की शादी में जाने का कार्यक्रम नहीं रद्द करते। ट्रंप को यह नहीं कहना पड़ता शादी की टाइमिंग ठीक नहीं है, जबकि उन्होंने खुद लिखा था कि वो इस मौके पर बेटे के साथ रहना चाहते हैं। ट्रंप फैमिली की नई मेंबर बेटिना एंडरसन का स्वागत करने बहामास जाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका से प्यार उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है। मेरा इस वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद रहना बहुत जरूरी है। व्हाइट हाउस लौटते ही ट्रंप सीधे वॉर रूम पहुंचते हैं। पेंटागन में भी अफरा तफरी मच जाती है। रक्षा और सुरक्षा अधिकारी विदेशों में स्थित अमेरिकी ठिकानों के लिए रिकॉल रोस्टर अपडेट करना शुरू कर देते हैं। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों को अमेरिकी बेस से हटाकर सुरक्षित ठिकानों में पहुंचाने का आदेश दे दिया जाता है। तो क्या ईरान अचानक हमला करने वाला था, इसीलिए ट्रंप आनन फानन में वापस लौटे? ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उनके दोस्तों से स्पेसिफिक टारगेट चुन लिए थे, बस मिसाइल और ड्रोन की बारिश करने वाला था। ट्रंप के भागते दौड़ते व्हाइट हाउस लौटने के पीछे वजह सिर्फ ईरान थी। He'd like me to go, but it's going to be just a small little private affair, and I'm going to try and make it. I'm in the midst. I said, you know, this is not good timing for me. I have a thing called Iran and other things. That's one I can't win on. If I do attend, I get killed. If I don't attend, I get killed. By the fake news, of course, I'm talking about. No, but he's got a very person who I've known for a long time, and hopefully they're going to have a great marriage. व्हाइट हाउस में सुबह सुबह ट्रंप ने अमेरिका की वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। मीटिंग खत्म होते होते एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में वायरल होने लगा। इस वीडियो को डैन स्कैविनो ने पोस्ट किया, जो व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है और लंबे अरसे से ट्रंप के एडवाइजर हैं। यह अमेरिका का स्टील्थ 2 बॉम्बर है। स्टील्थ मतलब जिसे दुश्मन का राडार देख नहीं सकता, जिसके सिग्नेचर को पकड़ नहीं सकता, जो हवा में अदृश्य हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप बहुत जल्द ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने का मूड बना चुके हैं, बशर्ते ईरान डील फाइनल न कर ले। इस बात का संकेत एक और ट्रिगर पॉइंट से मिलता है। ट्रंप ने मिलिट्री अफसरों की छुट्टी कैंसिल करने का आदेश दे दिया है। व्हाइट हाउस से खुफिया अधिकारियों की छुट्टियां भी रद्द करने का आदेश दिया गया है। ऐसा तभी होता है जब अमेरिका युद्ध में उतरने वाला होता है। अमेरिका का नेता का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ गया, जबकि ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने दावा किया कि उनकी टांग में कुछ जगह पट्टियां बंधी हुई हैं, बाकी वो ठीक हैं। कोई तो झूठ बोल रहा है, मुस्तबा का सच छिपा रहा है। मुस्तबा क्या पेपर में सुप्रीम लीडर है? डील पर बातचीत कौन फाइनल करेगा? क्या IRGC के कमांडर डील में रोड़ा डाल रहे हैं? IRGC ने धमकी दी है, इस बार वो एडवांस हथियार से धावा बोलेंगे। थर्ड फेज में नए हथियार, नई रणनीति और युद्ध का दायरा बहुत बड़ा होगा।
सभी सशस्त्र बल पहले से कहीं अधिक तैयार है और पूरी तरह से सुसज्जित है। यदि दुश्मन कोई गलती करता है, यदि शत्रु फिर से कोई चूक करता है, तो वह पहले से कहीं अधिक बलपूर्वक और निर्णायक रूप से जवाब देंगे, जो पहले से कहीं अधिक कठोर और कष्टदायक होगा। हमारी जनता की उपस्थिति सशस्त्र बलों की शक्ति को और बढ़ाती है। ईरान धमकी देने से एक कदम आगे बढ़ गया है। IRGC कह रहा है कि ट्रंप के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उन्हें ईरान की डिमांड मान लेनी चाहिए, वरना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान अंडरग्राउंड बंकरों में रखी मिसाइलों की तस्वीरें पोस्ट कर अमेरिका को आगाह कर रहा है। 40 दिन के युद्ध में अमेरिका के 13 बेस उड़ाए थे। इस बार अमेरिका ही नहीं, मिडिल ईस्ट में जो भी ट्रंप के सहयोगी हैं, उन्हें भी उड़ाकर ही दम लेगा। ट्रंप की टीम बहुत गुस्से में है, कह रही है कि ईरान ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है, अब बिना डील के वापस आने का कोई मतलब नहीं है। इसी के साथ ट्रंप ने गोल्डन डोम के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। व्हाइट हाउस में बैठकर फाइनल साइन कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के ऊपर गोल्डन डोम की सिक्योरिटी है। गोल्डन डोम ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये दुश्मन की मिसाइलों और बॉम्बर से अमेरिका को उसी तरह बचाएगा जैसे इजराइल को आयरन डोम बचाता है। खाड़ी में इस बार महायुद्ध का खतरा बहुत बड़ा है। ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात को खाली करने का आदेश दिया है। ईरान ने कहा कि दुबई और अबू धाबी जैसे शहर लोग फौरन छोड़ दें। ये संकेत है ईरान अब इजराइल से बड़ा दुश्मन UAE को मान रहा है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरानी मिलिट्री ने अधिकतम अलर्ट घोषित किया है। उत्तरी इराक में फाइटर जेट की एक्टिविटी बढ़ गई है। कतर और कुवैत में GPS जैमिंग की घटना सामने आई है। ट्रंप ने ईरान को आखिरी मौका देने के लिए मुनीर को तेहरान भेजा है। मुनीर के पास भी ये आखिरी मौका है। अगर वो डील नहीं करा पाता तो उसकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु के मुद्दे पर अमेरिका अब ईरान को थोड़ी ढील देने के लिए तैयार हो गया है। 20 साल तक टोटल प्रतिबंध के बजाय अमेरिका कुछ सालों के लिए सीमित प्रतिबंध लगाने तक आ गया है। ये समझौता 10 साल पहले हुए 2015 जैसा ही है, जिसका नेतन्याहू ने कड़ा विरोध किया था। अमेरिका के इस बदले हुए रुख से नेतन्याहू आग बबूला है। डील में बात सिर्फ ईरान के परमाणु की ही हो रही है। बैलिस्टिक मिसाइलों पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ये इजराइल के लिए एक और बड़ा झटका है। अगर अमेरिका और ईरान में डील हो जाती है तो ईरान को अरबों डॉलर मिलेंगे। जब पिछली बार बराक ओबामा के दौरे में ऐसा हुआ था तो ईरान ने हमास, हूती और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को जमकर हथियार की मदद की थी। इस बार ऐसा हुआ तो इजराइल के लिए खतरा बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए इजराइल कतई नहीं चाहता कि अमेरिका कोई ऐसी डील करे जिसमें इजराइल शामिल ना हो। वहीं इस डील से मुनीर के दोनों हाथों में लड्डू आ जाएगा। ईरान से उसे दलाली की मोटी रकम मिल जाएगी। ट्रंप का वो सबसे करीबी जनरल बन जाएगा। कि पाकिस्तान के लिए अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान लोन लेता रहता है, कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, कभी सऊदिया, कभी कतर, कभी कुवैत, न जाने क्या क्या। अब तो बाकायदा जो MDS है और दूसरे लोग जो गल्फ के, उन्होंने पाकिस्तान के पांव पकड़ लिए कि भैया माफ कर दो। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस वक्त जो है उसने 6800 बिलियन का लोन जो है वो लिया है। जी हाँ, सिर्फ एक ही साल के अंदर 6800 बिलियन का लोन जो है पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो उठा चुकी है, ले चुकी है, हड़प कर चुकी है, खा चुकी है, मांग चुकी है, जो भी कहिए ले लिया है इन्होंने। तो बहरहाल पाकिस्तान की इकोनॉमी तो आप लोग जानते ही हैं कि बद से बदतर होती चली जा रही है। हालांकि हम उसका बार बार इल्जाम जो है दूसरों पे लगा देते हैं। कभी हम कहते हैं जी वो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था ना, हम तो जी बड़े जबरदस्त तरीके से अपनी इकोनॉमी लेकर चलने वाले थे, लेकिन ये राह की साजिश जो है उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। और जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया तो उसके बाद हमने फिर कहना शुरू कर दिया जी हमारी इकोनॉमी तो बस जी आगे जा ही रही थी कि अब हम फिर कई सौ साल पीछे चले गए, क्योंकि अमेरिका और ईरान की वॉर हो गई है। और बात है कि ना अमेरिका हमसे खुश है ना ईरान हमसे खुश है, लेकिन फिर भी हम ये कह रहे हैं
कि हम इन दोनों के बीच में पीस टॉक भी करवा देंगे और दोबारा से एक बार फिर पीस टॉक के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन उससे हो क्या रहा है, हमारी इकोनॉमी खराब होती चली जाती है। जो आम आदमी है वो या आम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, यानी वो मैंगो पीपल, जी हाँ, तो जो मैंगो पीपल यहाँ रहते हैं जी, उनको जो है जाहिर है सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ता नहीं है। गवर्नमेंट अपने सैर सपाटों में और यहाँ वहाँ विजिट करने में लगी है। ईरान युद्ध का अगला राउंड शुरू होने से पहले अपनी जनता को फिर सड़कों पर ले आया है। हजारों लोग इस्लामिक रिजीम के समर्थन में सड़कों पर उतरे। चौक चौराहों में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खतरा अब ट्रंप के परिवार तक पहुंच गया है। ट्रंप की बड़ी बेटी इवांका ट्रंप को मारने की साजिश रची गई है। साजिश रचने का आरोप IRGC से जुड़े कतैब हिजबुल्लाह पर लगाया गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी ने 32 साल के मोहम्मद बराक साद दाऊद अल सादी को गिरफ्तार किया है। अल सादी के पास से इवांका का फ्लोरिडा स्थित घर का नक्शा मिला। वहां तक जाने का रास्ता भी नक्शे में दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी अल सादी ने कबूला है कि उसे ईरान की IRGC ने ट्रेनिंग दी है। IRGC के एजेंटों ने ही उसे अमेरिका भेजा। अल सादी ने बताया कि इवांका ट्रंप को मारकर ईरानी सेना के पूर्व चीफ कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था। कासिम सुलेमानी को 2020 में ड्रोन अटैक करके अमेरिका ने मार गिराया था। तब डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इवांका ट्रंप की शादी ईरान से नेगोशिएशन कराने वाली टीम में शामिल जेरेड कुशनर से हुई है। दोनों फ्लोरिडा में $24 मिलियन के घर में रहते हैं। आतंकवादी अल सादी ने लिखा है, सही समय आने पर बदला लिया जाएगा। IRGC ने इवांका को टारगेट कर ट्रंप को और भड़का दिया है। Either make sure they don't have a nuclear weapon, or we're going to have to do something very drastic. And the people of the country, I believe when it's put to the people of our country, they will all agree that we cannot let Iran have a nuclear weapon. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. क्या 24 घंटे में अमेरिका हमला कर देगा? क्या हमले में सबसे घातक हथियार चलेंगे? रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अब आखिरी दांव चलने वाले हैं। ट्रंप इस बार आखिरी प्रहार ईरान पर करने जा रहे हैं। इस